नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समीर वानखेड़े और आर्यन खान के बीच चल रहे डिफेमेशन केस की और समझेंगे कि आखिर क्यों वानखेड़े, जिन्होंने 2021 में क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, अब खुद कोर्ट रूम ड्रामे का हिस्सा बन चुके हैं। इस पूरे विवाद का इतिहास, इसका बॉलीवुड कनेक्शन, बॉलीवुड में चल रहा ड्रग्स कल्चर और भारत की सोसाइटी गवर्नेंस पर इसके बड़े असर को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए शुरू से समझते हैं कि आखिर शुरुआत हुई कहाँ से। देखो, कहानी जो है ना, वो पावर, परसेप्शन और पब्लिक इमेज की है। और जो टॉपिक है वो है समीर वानखेड़े बनाम आर्यन खान। ये आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, ये तो आपको पता होगा। और समीर वानखेड़े एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर हैं। और अभी ये मामला फिर से मीडिया में और सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में आर्यन और शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट के खिलाफ डिफेमेशन का केस दाखिल किया है। समीर वानखेड़े का आरोप ये है कि हाल ही में आई एक वेब सीरीज, शायद उसका नाम है द बैड एस ऑफ बॉलीवुड, उसमें समीर वानखेड़े के कैरेक्टर को कार्टूनिस्ट स्पूफ अंदाज में दिखाया गया है। और ये पोर्ट्रेयल उनकी पर्सनल रेपुटेशन के साथ साथ एनसीबी जैसी संस्था की छवि को भी धूमिल करता है, ऐसा वानखेड़े जी का आरोप है। वानखेड़े ने यह भी कहा है कि इससे मानहानि हुई है और उन्होंने 2 करोड़ के डैमेज की मांग की है। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि अगर ये डैमेज मिले, यानी अगर ये डिफेमेशन का केस जीतते हैं, इनको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो वो उस पैसे को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल यानी कैंसर अस्पताल को डोनेट करने की बात भी कह चुके हैं। लेकिन पहले हम इस वेब सीरीज की लड़ाई को, इस डिफेमेशन के केस को समझें, इससे पहले हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड की कहानी को समझ लेते हैं, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 को एक क्रूज ड्रग्स केस के साथ हुई। मुंबई से गोवा रवाना होते हुए एक कॉर्डिला क्रूज चमचमाती हुई सेलिब्रिटी नाइट के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से उसमें एनसीबी की रेड होती है। एनसीबी की टीम को पहले ही इनपुट मिला था कि उस क्रूज पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो सकता है। टीम में थे समीर वानखेड़े, जो पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इसी दौरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ जहाज पर पहुंचे। अरबाज के सूज में कुछ मात्रा में चरस बरामद हुआ। आर्यन खान को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं से पूरा जो मीडिया ट्रायल हुआ था उसकी शुरुआत हुई। आपको याद होगा उस टाइम कैसे हर न्यूज़ चैनल पे बस यही चर्चा चल रही थी कि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स में पकड़ा गया। आर्यन खान को जेल भी हुई, 26 दिन तक वो हिरासत में रहे। उनकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई जिसमें बॉलीवुड ड्रग्स का एंगल उछाला गया और एनसीबी की छवि एक टफ एजेंसी वाली बनी। लेकिन मामला दरअसल उतना सीधा था भी नहीं। बाद में अदालत ने माना कि आर्यन खान के पास कोई कंज्यूमेबल ड्रग्स नहीं मिला और एनडीपीएस के कानून के हिसाब से मेयर पोजेशन ऑफ ड्रग्स कोई ठोस सबूत नहीं माना जाता। तो आखिरकार आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन इसी बीच आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े आरोपों के बीच में फंस गए। रिश्वत मांगने का आरोप लगा। आरोप ये था कि उन्होंने 25 करोड़ की डिमांड की और अपने पावर का मिसयूज किया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे परसेप्शन का भी एक बड़ा खेल है। समाज में वानखेड़े जी की 2 छवियां हैं। एक तरफ उनको ब्रेव ऑफिसर माना जाता है जिसने कई सेलिब्रिटीज और स्मगलर से वसूला हुआ कस्टम ड्यूटी निकलवाया। दूसरी तरफ इमेज एक ऐसे ऑफिसर की भी है जिसके ऊपर गंभीर एलिगेशन है एक्सटॉर्शन के, ब्राइब के और हाई प्रोफाइल मामले में खुद को लाइमलाइट में लाने की कोशिश की। आप समझ सकते हैं कि नैरेटिव किस तरीके से पोलराइज्ड था। यानी कुछ लोग समीर वानखेड़े को मसीहा समझते हैं तो कुछ लोग इनको हेडलाइन हंटर समझते हैं। और अब ये वेब सीरीज विवाद इसी फायर को फिर से हवा दे रहा है। वानखेड़े का कहना यह है कि ये नेगेटिव पोर्ट्रेयल जानबूझ के किया गया है। इससे ना सिर्फ उनकी पर्सनल इमेज बल्कि एनसीबी जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि समीर वानखेड़े के इस डिफेमेशन केस से पहले शायद उस किरदार पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था और वेब सीरीज उतना अच्छा कमाई भी कुछ खास कर नहीं रही थी। लेकिन इस आरोप के बाद उसकी व्यूअरशिप इंस्टेंटली बढ़ गई है और लोग दरअसल उस काल्पनिक किरदार को देखना चाह रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि समीर वानखेड़े के इस केस ने लोगों की उस वेब सीरीज में दिलचस्पी बढ़ा दी। तो इनडायरेक्टली इससे फायदा आर्यन खान को या शाहरुख खान की रेड चिली कंपनी को ही होने वाला है, जिसके ऊपर ये डिफेमेशन का केस कर रहे हैं। और डिफेमेशन का केस अक्सर इंडिया में एक सिंबॉलिक रूप से देखा जाता है। रेयरली ही कोई किसी को बहुत बड़ा मुआवजा मिलता है, एक मैसेज जाता है कि रेपुटेशन मैटर करता है। लेकिन मुआवजे की बात थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन वानखेड़े जी के इस केस से उस वेब सीरीज का प्रमोशन अच्छा खासा हो गया है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं बॉलीवुड में जो ड्रग्स कल्चर है उसके बारे में। एनसीबी रेड के बाद लोगों के मन में एक परसेप्शन बना कि बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल आम बात है। रियलिटी भी यही है। कई बार बड़े बड़े नाम सामने आते हैं। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद भी कई एक्ट्रेस एनसीबी के रडार पे थी। ये अलग बात है कि जुडिशली अभी तक कोई बड़ा कन्विक्शन इस केस में नहीं हुआ है। ज़्यादातर मामलों में या तो नाम साफ हो जाते हैं या तो केस इतना लंबा चलता है कि मतलब बस केस ही चलता रहता है। लेकिन अगर हम बॉलीवुड और ग्लैमर से हट के भी देखें ना, तो इंडिया में एक
आप समझ लो नेशनल ड्रग इमरजेंसी जैसा माहौल चल रहा है। मामला सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं है, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और यहाँ तक कि केरला में ड्रग्स की खपत बढ़ती जा रही है। और अगर हम इन ड्रग्स के एरिया की बात करें कि कहाँ पे इनकी ज़्यादा पैदावार हो रही है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई है, तो दो नाम आपके सामने आएंगे। एक तो है गोल्डन क्रिसेंट जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आता है। दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आता है। और मुसीबत यह है कि इन दोनों रीजन के बीच में इंडिया सैंडविच की तरह पिस रहा है। बॉर्डर स्टेट में स्मगलिंग आम हो जाती है और वहीं से फिर अर्बन सिटीज तक सप्लाई नेटवर्क पहुंचते हैं। यही वजह है कि आर्यन खान जैसा जो हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है वो उनको एक पोस्टर बॉय बना देती है, लेकिन ग्राउंड पे ड्रग्स का क्राइसिस बहुत ज़्यादा गहरा है। जब ये बॉलीवुड से जुड़ के बात होती है तब लोग इसमें दिलचस्पी भी लेते हैं, उसके अलावा लोग इस पर बात भी नहीं करते। और बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री नहीं है, ये एक तरीके का सॉफ्ट पावर भी है। युवाओं का ड्रेसिंग सेंस, उनकी हेयर स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी हैबिट, सब कुछ बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होती है। जब पब्लिक परसेप्शन बनता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स लेना एक आम बात है, उसको एक ग्लैमर से जोड़ के देखा जाता है, तो इसका सीधा और निगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर भी होता है। अब बात करते हैं इसके लीगल और पॉलिटिकल डायमेंशन की। वानखेड़े पर ऑलरेडी करप्शन और एक्सटॉर्शन की जांच एनसीबी के अंदर ही बैठाई गई है। पॉलिटिकल सर्कल में भी ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या सिलेक्टिव टारगेटिंग एनसीबी ने किया था, क्योंकि शाहरुख खान जैसे ग्लोबल सुपरस्टार के बेटे को गिरफ्तार करना क्या एनसीबी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश थी, या समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कर रहे थे? ये आरोप भी उनके ऊपर लग रहा है, ये सवाल भी खुले हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये कभी भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहे। फिल्म और सीरीज मेकर्स को लगता है कि उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी असली ऑफिसर या व्यक्ति को फिक्शनलाइज करके आप उसको एग्जैजरेट कर रहे हो, तो क्या इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानना चाहिए या मैटर ऑफ डिफेमेशन मानना चाहिए? खैर, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे डिबेट है लॉ वर्सेस इमेज की, जस्टिस वर्सेस परसेप्शन की और सोसाइटी वर्सेस ग्लैमर की। और बिगर पिक्चर ये है कि इंडिया को एक स्ट्रांग फेयर फाइट करनी होगी ड्रग्स के अगेंस्ट, जिसमें ना कोई हीरो हो ना कोई विलेन हो, बल्कि बस सच और न्याय हो। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? कौन सा पक्ष आपको लगता है कि ज़्यादा क्रेडिबल है, आर्यन खान का पक्ष या फिर समीर वानखेड़े का पक्ष? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।